तो प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है, जिसमें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खीवसर 84, सलूमबर, रामगढ़ ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीनों के भीतर इन सीटों पर फिर से इलेक्शन होंगे। और आपको बता दें, विधायकों के सांसद बनने के चलते ये सीटें खाली हुई हैं। 2 सीटें निधन की वजह से खाली हुई थी। इन 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। उनमें से बीजेपी के पास सलूमबर की सीट थी। बाकी की 6 सीटों पर बात करें तो बाकी की 6 सीटों में से 4 सीटों पर अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की जो सीटें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और यही वजह है कि आज हम प्राइम टाइम डिबेट में इस विषय को आपसे साझा करने जा रहे हैं। और प्रदेश की 7 विधानसभा सीटें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर अब एक बार फिर से इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के चलते खाली हुई हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश में दरअसल जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से बीजेपी के पास केवल सलूमबर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे। वहीं बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी और 1 आरएलपी के पास थी। झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के एमएलए थे। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों की ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, जिसके भी पक्ष और विपक्ष में इनके परिणाम आएंगे। आगे का सियासी परसेप्शन भी उसी हिसाब से होगा। उपचुनाव की जीत और हार प्रदेश की अगली सियासी दिशा को भी तय करेगी। उपचुनाव के परिणाम के आधार पर ही सरकार, बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तेजी से उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही हैं। संभवतः अगले 3-4 दिन में दोनों ही पार्टियां उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती हैं। तो बीजेपी जहां भजन लाल सरकार के 10 महीने के कामकाज के आधार पर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बेरोजगारी, अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है। तो 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जैसे ही हो जाएगी, चुनावी माहौल और परवान पर होगा। इन सब के बीच सवाल ये उठते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आखिर कब तक उम्मीदवारों की घोषणा करेंगी। इस बार के उपचुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या समीकरण हैं और क्या इस बार के उपचुनाव के रण में ट्रेंड बदलेगा। और अंतिम सवाल कि सियासी रण में किस पार्टी का क्या दांव है। ये होगी हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट की प्राइम चर्चा, जिस पर हम तमाम मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे और इस चुनाव के मुद्दे, समीकरण, ट्रेंड समझने की इस प्राइम टाइम डिबेट में कोशिश करेंगे। हाईकमान करता है। अगर हाईकमान हमें किसी भी तरीके का कोई अलायंस का फैसला बताएगा, निर्देश देगा, तो हम उसकी पालना करेंगे, नहीं तो हम सातों जगह चुनाव लड़ेंगे। भर्तियों को लेकर कैलेंडर आज जारी करते हुए सरकार ने उसकी वाहवाही दी है। कैलेंडर देखिए जारी करें, अच्छी बात है, लेकिन इस कैलेंडर पे कायम रहें, क्योंकि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है। पर्ची सरकार के साथ साथ फिर सर्कस बना, अब यूटर्न सरकार बन रही है, तो कहीं यूटर्न नहीं ले लें। ये हमें चिंता है। बाकी तो अच्छी बात है अगर ये निकार करके भर्ती ईमानदारी के साथ में कराएं। जिस तरीके के आरोप हम पे लगाए थे और जो पेपर लीक मान लीजिए, चाहे पहले के सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो गए थे, तो वो नहीं अगर होने देंगे तो ठीक है, अच्छी बात होगी। ठीक है, उससे गलतियों से हम सबक लेंगे और ये यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती नहीं रहे, ये सुनिश्चित करेंगे हम कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर के इस बात को। तो ये हमारे लिए एक सबक होगा। एक सर, अलायंस को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्या वो अलायंस
दिल्ली हाईकमान करता है। अगर हाईकमान हमें किसी भी तरीके का कोई अलायंस का फैसला बताएगा, निर्देश देगा, तो हम उसकी पालना करेंगे, नहीं तो हम। तो चुनाव आयोग ने आज झारखंड और झारखंड के साथ ही साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अलावा तमाम उन राज्यों के उपचुनाव की भी घोषणा की है। राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की घोषणा की गई है। राजस्थान में तमाम नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। सरकार अभी नई सरकार 10 महीने की लगभग हुई है और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी कि इस बार बीजेपी इन 7 सीटों में आखिर कितनी सीट जीतती है। और दूसरी और सबसे प्रमुख बात कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस का ज़रूर रहा था, लेकिन इस 7 विधानसभा उपचुनाव में आखिर कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत अहम होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पास भी खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है ये 7 विधानसभा उपचुनाव। तो दोनों ही पार्टियों पर, दोनों ही सियासी पार्टियों पर, नेताओं पर दारोमदार है, क्योंकि उपचुनाव का रण है 7 विधानसभा सीटों पर। 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके जो नतीजे हैं वो 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को आएंगे। फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन माना जा रहा है कि हालिया दिनों में ही चुनाव की घोषणा के बाद अब उम्मीदवारों की घोषणा दोनों पार्टियां कर देंगी। बीजेपी कांग्रेस में तेजी से मंथन हो रहा है और फिलहाल आखिर कब उम्मीदवारों की घोषणा होगी ये सवाल है। सियासी रण में किस पार्टी का क्या दांव पर है ये भी सवाल है और चुनाव के रण में क्या ट्रेंड बदलेगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या समीकरण होंगे, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो साल 2023 में ही विधानसभा चुनाव हुआ था और 11 महीने के भीतर इन सीटों पर एक बार फिर से इलेक्शन होगा। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के असमय हुए निधन के चलते खाली हुई हैं। तो जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले उनमें से बीजेपी के पास केवल सलूम्बर सीट से अमृतलाल मीणा विधायक थे और बाकी की 6 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी और 1 आरएलपी के पास थी, जिसमें झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, रामगढ़ सीट पर कांग्रेस के विधायक थे। और ये 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि जिसके भी पक्ष में ये चुनाव आएंगे आगे का सियासी परसेप्शन भी उसी हिसाब से होगा। उपचुनाव की जीत और हार प्रदेश की अगली सियासी दिशा दशा को भी तय करेगी और उपचुनाव के परिणाम के आधार पर ही सरकार, बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये उपचुनाव का शेड्यूल है। अधिसूचना नामांकन की शुरुआत 18 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख होगी 25 अक्टूबर। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी जो प्रत्याशियों को करवानी होती है वो 28 अक्टूबर को होगी और ऐसा कोई उम्मीदवार जिसे चुनाव नहीं लड़ना है इन सब के बावजूद भी या समय उसका मन बदल जाता है तो वो नाम वापसी भी कर सकता है, लेकिन नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर तक जो प्रत्याशी नाम वापसी करेगा वो मैदान में नहीं पहुंचेगा और 13 नवंबर को जनता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। मतगणना की बात अगर हम करें यानी कि नतीजों की, तो वो 23 नवंबर को नतीजे इसके आ जाएंगे।
चलिए, हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं चर्चा में। विकास सोमानी जी हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। करणवीर सिंह राजपुरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सोमानी साहब से और समझने की कोशिश करते हैं। सोमानी साहब, ज़्यादातर सीटें कांग्रेस की है, आपकी एक सीट थी, एक सीट बीएपी, एक सीट आरएलपी, यानी आप तो अगर इन 7 में से 5, 4, वैसे तो आप 7 में 7 का दावा करेंगे, लेकिन जितना ज्यादा सीट जीत जाए उतना भाजपा के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में जो संगठन मजबूत और जिस तरह से कार्य करते हैं, तो आप ये मान के चलें कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो निरंतर सरकार आने के बाद राजस्थान में एक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और आम जन के लिए जो लगातार कार्य कर रहे हैं, एक के बाद एक नए निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके आधार पर, उन कार्यों के आधार पर आम जनता के बीच में जो संदेश दे रहे हैं और जो कर रहे हैं कि जनता को इस बात का विश्वास है। और जनादेश जो इस प्रकार का अभी विधानसभा चुनाव में दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई और जिन मांगों के साथ आई, जिस संकल्प पत्र के साथ आई है, उन सभी को एक एक करके पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री निरंतर प्रयासरत हैं। तो आप ये माने कि जनता इस बात को महसूस कर रही है कि जो कहती है वो करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और केंद्र सरकार की भी जो अधिकतर योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, एनएच हाईवे से संबंधित हो, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर या मजबूत राजस्थान में किया जा रहा है और राजस्थान को जिस तरह से डेवलप करने का जो एक ध्येय बना रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो आप ये मान के चले कि 7 सीट जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर जनादेश का जो है आम जनता एक इस तरह से उपहार देगी कि वो उनको इस बात का पूरी तरह से जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब कार्य करने के लिए तत्पर है जो उन्होंने चुनावी के दौरान वादे किए थे। तो आप ही माने, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि निरंतर रूप से अब इन बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए, चाहे वो पेपर लीक मामला हो, वर्तमान में आप देखें आज ही अखबार में आया और आज घोषणा भी सार्वजनिक रूप से हो गई है, कैलेंडर जारी किया गया युवाओं को नौकरी के लिए। तो वो तमाम वो चीजें हैं जिनको युवाओं की ख्वाब है, महिलाओं की जो सुरक्षा है और किसानों का जो उनको जो मूल्य मिलना चाहिए फसल का, उन सब मांगों को देखते हुए ये 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवश्य रूप से जीतेगी, जनता जनादेश देगी। चलिए, आप कह रहे हैं अवश्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब हम करणवीर जी का रुख करते हैं। करणवीर जी, 4 सीटें आपकी थी, एक सीट आरएलपी और एक सीट बीएपी। आरएलपी और बीएपी दोनों के अगर पृष्ठभूमि समझें तो फिलहाल कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस की ओर झुकाव है, ठीक है। तो कैसे इन सीटों को सेव करेगी कांग्रेस पार्टी? बड़ा दारोमदार भी है, विपक्ष में भी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राजस्थान के नतीजे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को संबल प्रदान जरूर कर गए। काट की आंडी एक बार ही चढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी ने वो काट की आंडी 9-10 महीने पहले चढ़ा ली थी। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ी है। इस सरकार ने अपना पहला उपचुनाव जो मंत्री चुने गए थे वो अपना चुनाव लूज कर चुके हैं। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश देके बता दिया है कि आपकी कथनी करनी में कितना अंतर है। भाजपा की इस 25 सरकार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाकर कमीशन के नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। अभी हमारे साथी बता रहे थे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आमजन के लिए, महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया है। मैं इनसे बारी बारी पूछना चाहूंगा, युवाओं को कितना तो आपने 10 महीनों में रोजगार दिया है, किसानों के बेहतरी के लिए आपने कौन सा काम किया है, आमजन के लिए आपने बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को आपने खत्म करने का काम किया है, महिलाओं के लिए आपने पेंशन स्कीम बंद कर दी है। महंगाई किस दर्जे, किस लेवल की है आज आप जानना चाहते हैं क्या? हरियाणा और दिल्ली के बराबर डीजल पेट्रोल के दाम कर दिए आपने। ये तमाम तरह के झूठे वादे करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और सत्ता में आने के बाद में इन्होंने अपने राजस्थानी जनता को अंगूठा दिखाने का काम किया। इनकी कथनी करने का अंतर राजस्थानी जनता समझ चुकी है, पहचान चुकी है। अब मौका है इनके चेहरों को बेनकाब करने का। इन 7 सीटों के ऊपर 6 सीटें तो ऑलरेडी कांग्रेस के पास है, वहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि जीते हुए थे। तो एक हमारे प्रतिनिधि का देहांत हो गया, दूसरे जो सीटें हैं उनपे वो लोकसभा के अंदर चले गए, वो लोग चुनते। तो ये तमाम तरह की 7 में से 6 सीटें हमारे इंडिया गठबंधन की कांग्रेस समर्थित दलों की है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहूंगा, जिस तरीके से इन्होंने लगातार
9 महीने के अंदर कानून के इकबाल को खत्म करने का काम किया है। आज आप देखिए 10 जिलों के अंदर एसपी नहीं है, 85 उपखंड ऐसे हैं जहां एसडीओ ऑफिसर नहीं है। ये बात करते हैं सुशासन की, नहीं कहेगा सहेगा राजस्थान का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को। अब राजस्थान नहीं सहने की कगार में आ चुका है। इस फर्जी सरकार को बार बार आईना दिखाने का काम राजस्थान की जनता करती आई है और करती रहेगी। चलिए, आपके हौसले भी बुलंद है। विकास जी से एक ज़रूर प्रतिक्रिया मैं लूँगा। विकास जी, सरकार नई है, इसमें कोई शक नहीं। अभी 10-11 माह लगभग हो रहे हैं पूरा, अगर हम जोड़ें तो, ठीक है। तो और जो आप लोग योजनाएं लाए हैं, धीरे धीरे भजनलाल साहब की छाप राजस्थान की योजनाओं पर आ रही है। ये चुनाव कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट भी है आपकी सरकार का। जनता के प्रति कितना ज़्यादा विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरी पार्टी की वर्तमान सीटों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव में इनके जो प्रत्याशी कुछ थे वहां प्रत्याशी विधानसभा के लिए नहीं थे, तो इन्होंने जो उनको सांसद का चुनाव लड़ाया उन विधायकों को, वो सीटें खाली हुई। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सबसे बड़ी बात आप देखें कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री निरंतर जो निर्णय ले रहे हैं आरपीएससी के जो घोटाले के संबंध में, जो वहां डमी कैंडिडेट बैठे, नकल हुई पेपर, और उनको न्याय दिलाने के लिए लगभग 180 के लगभग लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस त्वरित रूप से कार्रवाई एसओजी कर रही है और जिस तरह का जो वादे पेपर लीक माफिया के खिलाफ करने का कार्य कर रही है, लगातार सरकार युवाओं के भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए, आप वर्तमान में भी देखें कि तयबद्ध कार्यक्रम को देखते हुए भर्तियों की वैकेंसी जो है वो जारी, कैलेंडर वाइज जारी की है, ताकि उनका वो दिनांक भी सुनिश्चित की गई है कि उनका परिणाम कब आना है। कांग्रेस की तरह अटकाना, लटकाना, भटकाने की प्रक्रिया यहाँ नहीं है। और जो हमारे साथी कह रहे थे कि वर्तमान में आप देखें विद्युत आपूर्ति किस तरह सुचारू हो गई है, वो आप सबके सामने है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई थी, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा विद्युत वितरण कंपनियों पे हो गया था। आज वर्तमान में आप देखें कि चाहे सड़क के मामले में ले ले, चाहे डेवलपमेंट के मामले में ले ले, जो तयबद्ध योजनाओं जिनको कार्य को परिणति करके धरातल पे लाना है, उसके लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य इसमें कर रही है। और आप ये मान के चलें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम, कि कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार का जबरदस्त भ्रष्टाचार था, कि और भ्रष्टाचार और सरकार को बचाने में पूरी कांग्रेस सरकार ने 5 साल निकाल दिए कि अपनी सरकार कैसे बचे। उसके संदर्भ में मैं आपको बताऊं, कई कांग्रेस के जो तत्कालीन बड़े अधिकारी पीएल सोनी साहब एसीडी एसीबी चीफ थे, वो अपनी बात कह चुके हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के ओएसडी लोकेश शर्मा जी अपनी बात को बता चुके हैं। और कई मंत्री, मैं तमाम उनके नाम लेना शुरू करूंगा तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। चाहे भरत सिंह जी ले लें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, चाहे दिव्या मदेरणा जी ले लें, चाहे राजेंद्र जी गुड़ा ले लें, इनके कैबिनेट में मंत्री रहे। और इस जो बातें सब सामने आई उनको जिक्र करना भी उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वो तमाम वादों को, तमाम बातों को और तमाम थोती घोषणाओं को और तमाम भ्रष्टाचार को आज जनता भूली नहीं है। कांग्रेस ने 5 साल में जो किया है और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, वो भी जनता के सामने है। और जनता इस बात को भली भांति रूप से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो कहती है, जो करती है, जो कहा है वो किया है, और जो कह रहे हैं और जो करने जा रहे हैं वो सब जनता के सामने। और जनता कमल के फूल पे मोहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल शर्मा जी के कार्य को मोहर लगाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो तमाम वो योजनाएं जिससे राजस्थान सुशासन की ओर बढ़ता जा रहा है, और एक विश्व के मानचित्र में राजस्थान देखने लायक स्थान तो पहले भी है और शौर्य की गाथा भी है। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट सिटियों का डेवलपमेंट और जिस तरह से जो विकास होगा वो आप देखें कुछ समय में होने वाला। चलिए, आपने अपनी सरकार को लेकर ब्रीफ किया है। करणवीर जी, बीजेपी लंबे समय से, चुनाव के वक्त से मुझे याद है, तब से मुद्दा बनाया गया, उसके पहले से भी, कि साहब गहलोत सरकार में पेपर लीक खूब हुआ, पेपर माफिया छाए रहे। प्रधानमंत्री भी जब मरुधरा आते हैं उस वक्त उन्होंने यही मुद्दा अपनाया। उसके बाद फिर जब चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने कहा कि देखो साहब, जनता ने हमारे जो बात थी उस पर मुहर लगा दी है। और अभी भी भाजपा यही कह रही है कि उस वक्त की जो धांधली थी उसे हम उजागर करते रहेंगे। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि पेपर लीक क्या राजस्थान में होते हैं? क्या नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? ये इकलौता ऐसा प्रदेश था राजस्थान जहां पर पेपर लीक के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने मॉडल स्टेट के रूप में लिया, एक कानून बनाया
उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया, लोगों की संपत्तियों को अटैच करने का काम कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कानून लेके आए। आप मुझे बता दें, गुजरात में आपने सुना है पेपर लीक कोई कार्रवाई हुई है? यूपी के अंदर सुना है आपने पुलिस भर्ती का पेपर लीक? उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों रुपए के अंदर वो बेचा गया, लाखों युवाओं का भविष्य खराब हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी व्यापक घोटाला, तमाम तरह के उदाहरण हैं इस देश के अंदर। परंतु कांग्रेस शासित राजस्थान ही एकलौता प्रदेश था जहां पर पेपर लीक को पेपर चोरी को आड़े हाथों लिया सरकार ने। कर्मचारियों हैं जो संलिप्त थे लोग, उनको गिरफ्तार करने का काम किया। नेपाल से भी अपराधी पकड़ के लाए थे राजस्थान के अंदर, और यहाँ की सरकार ने कानून बनाने का काम किया विधानसभा के अंदर। आप पूछ लीजिए विकास सोमानी जी क्या पेपर लीक के अंदर गुजरात में, भाजपा शासित मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन दूसरे राज्यों के अंदर कहीं भी पेपर लीक के ऊपर ऐसा कोई कानून है? इसके मामले में किस तरह से इन्होंने युवाओं का भविष्य को रोकने का काम किया। कांग्रेस पेपर लीक में राजनीति ना तो पहले करती थी ना आज करती है। इन्होंने कहा कि हमने युवाओं के लिए, मैं तो इनसे शुरुआत में पूछा था ना, युवाओं के लिए इन 10 महीनों में क्या काम किया, आप मुझे गिनाइए। देश की प्रदेश की जनता जानना ठीक है करणवीर जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं। मैं डॉक्टर नीरज नागरवाल सवाई मानसिंह चिकित्सालय के न्यूरो सर्जरी विभाग में कार्यरत हूँ। इस समय भारत में रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। लगभग हर दूसरा मरीज रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से ग्रसित रहता है। इसमें जो प्रमुख कारण रहा है कि बिजी दिनचर्या की वजह से लोग आजकल व्यायाम को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, खान पीन भी जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने दिनचर्या में अच्छा खान पीन रखें, व्यायाम को सम्मिलित करें और तंबाकू, मदिरा या स्मोकिंग इन सब को अवॉइड करें। धन्यवाद। और चलिए चर्चा को एक बार फिर से शुरू करेंगे और जारी रखेंगे। हम करणवीर जी से चर्चा इस वक्त कर रहे थे। जी करणवीर जी, आप जिस प्रकार से बता रहे थे कि तमाम जगह पर पेपर लीक हुए और आपकी तत्कालीन गहलोत सरकार ने पेपर लीक को रोकने का काम किया, लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि युवाओं की पीठ में छुरा घोंपा गया और चयनित सिर्फ वही लड़के हुए, वही युवा हुए जिनकी सरकार में साठगांठ थी। पूरे देश की देशव्यापी समस्या है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमाम तरह के राज्य हैं जहां भाजपा की सरकारें रही और रिकॉर्ड संख्या के अंदर पेपर लीक हुए। पिछली वसुंधरा सरकार के 46 पेपर लीक तो मैं आपको भी गिना देता हूँ। तमाम तरह की बातें हैं, पर पेपर लीक के ऊपर काम करने का, पूरे देश का अटेंशन हासिल करने का काम गहलोत सरकार ने किया। कानून लेके आए, प्रभावी रूप से इनको एक्सपोज किया और उस एक्सपोज का नतीजा है कि आज सैकड़ों लोग जेल के अंदर है। सरकार काम कर रही है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लगातार इन्होंने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया। ये अभी लगातार कह रहे थे कि हमने 9 महीनों में, मैं इनसे इतना सा पूछ रहा हूँ, 9 महीनों में आपने युवाओं के लिए कितनी नौकरियां युवाओं को दी, आप ये बताएं। किसानों के लिए आपने क्या किया वो बताएं। चिरंजीवी जैसी आपने बंद कर दिया। चलिए, आपने सिलसिलेवार सवाल किए हैं, चूंकि मुद्दा युवाओं का अब आया है। विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, 4 प्रमुख विषयों पर सवाल किया है करणवीर जी ने, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, इनके जीवन में उत्थान लाने के लिए आपने क्या कुछ किया है? करणवीर जी ने जो बात बताई उसी में कहना चाह रहा हूँ। 8000 नियुक्ति पत्र एक दिन में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बांटे। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है करणवीर जी, आप सुन लीजिए, फिर इंटरप्ट कीजिएगा। आप सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। ठीक है करणवीर जी, एक बार सुन लीजिए, फिर इंटरप्ट कीजिएगा।
वो तो अरे सत्य झूठ की नहीं, मैं बने- सच बता चलिए रहा हूँ। पहले और सुन अब लीजिए, सुनिए, सुन सुनिए, लीजिए, वो आप भी कुछ बात कह रहे हैं, डेटा के साथ जो कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अब आप ये कहना चाह रहे हैं, भी बार बार कह रहे थे कि पूर्व सरकार में 46 परीक्षाएं लगभग ये मान के चलो लीक हुई वसुरा सरकार में, जैसा ये बता रहे करणवीर जी, मैं हमें तो जानकारी में नहीं है, और लेकिन मैं आपको उनकी ओर कहना चाहता हूँ जो पूर्व अंग्रेज भाजपा सरकार में। 2014 ठीक है करणवीर अरे जी, बात तो लौट सुनिए, लौट रहा हूँ करणवीर जी, आपके अपनी पास, बात- लौट अरे रहा हूँ, आपकी बात बता रहा हूँ। लौट रहा हूँ। तो पहले मैं- विकास जी की, अरे पहले बात तो विकास जी सुनिए की आप। बात हो जाने दीजिए, बात एक नहीं एक करके सुनना बात चाहता, करेंगे तो मैं- थोड़ा समझ में भी मैं- आएगा, सुनाई भी अच्छे से देगा। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ, जब ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो जब कांग्रेस सरकार 5 साल रही तो उन्होंने जांच और कार्रवाई क्यों नहीं की? और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, ये बार बार कह रहे हैं पेपर कहीं लीक, भाई कभी कभार कोई लीक हो, इस तरह की घटनाएं होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई लीक हो तुरंत गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन आरपीएससी को वो ये आरोप संस्थागत लगा रहे भ्रष्टाचार हैं का कि अड्डा बनाना। भाजपा शासित राज्यों में सिलसिलेवार पेपर लीक हुए, लेकिन उस पर भाजपा खामोश रही, गहलोत सरकार ने पेपर लीक पर लीक काम के मामले किया, में क्या कार्रवाई ये हुई? बात खामोश कह रहे नहीं, हैं। खामोश मैं आपको समझो, लगातार गिरफ्तारियां। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि संस्थागत भ्रष्टाचार जिस तरह से कांग्रेस सरकार में हुआ कि जी अधीनस्थ आयोग में लगातार भ्रष्टाचार होता गया भर्तियों में, जी और आरपीएससी में जब हाँ आरपीएससी के मेंबर हाँ रामूराम रायका जैसे जो लिप्त है, बाबूला कटारा जैसे लिप्त है, जो संवैधानिक संस्था है, ठीक है, ठीक है रामू राम करणवीर जी, रायका जी कब नियुक्त हुए? आ रहा हूँ करणवीर जी, आपके पास आ रहा हूँ। भर्तियां जो है कांग्रेस सरकार के संरक्षण, कांग्रेस सरकार के समय में इस तरह का जो आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बना, ये आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं बना कि जहां पूरे भर्तियों में डमी कैंडिडेट, पेपर लीक और सारा। आप देखें कि 2021 में जब ये हुआ अपना एग्जाम एसआई भर्ती का, जी और लगातार उसके बाद एक उसमें नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, और उसमें आरपीएससी की मेंबर एक गिरोह के रूप में वहां जब इसमें शामिल है, तो ऐसा तो कभी कोई आज तक देखा नहीं गया। और जहां तक है, जबकि अधीनस्थ आयोग के ठीक। युवा और आरपीएससी के युवा जब जब भी भर्तियां हुई और जब जो भर्तियों का पहला प्राथमिक रिजल्ट आया, जब जब उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया, कहीं शहीद स्मारक पे, कहीं कहीं जगह, और अपनी बात को किया, तो उल्टा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और माननीय मुख्यमंत्री गहलोत सरकार तक भी ये बात पहुंची कि साहब इस तरह की भर्तियों में घोटाला हो रहा है, इस तरह का ये हो रहा है, और आक्षेप लगा रहे हैं, लेकिन वो बात को सुनी नहीं गई और कांग्रेस सरकार दरकिनार करती गई। आज ये हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान जी। एसआई भर्तियों को उसके दौरान वहां से गिरफ्तारियां की जा रही है, और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं जो शायद राजस्थान के इतिहास के, देश के इतिहास में कभी कुछ नहीं हुआ होगा। तो कांग्रेस ने जिस तरह से राजस्थान में जो आरपीएससी का एक अच्छी संस्था मानी जाती है उसका भट्टा बिठाया, तो कांग्रेस ने निरंतर एक एक करके संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम किया, चाहे वो अधीनस्थ आयोग का मामला हो, चाहे आरपीएससी का मामला हो, और मुंह चाहे आरसीए का मामला हो, क्रिकेट एसोसिएशन का, जहां जहां भी देखें। अभी तो विकास जी अभी तो एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे हैं और आपकी सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी भर्ती को निरस्त मत कीजिए, उनके परिजन भी आए हुए थे। आपका कहना ये सही है कि जब जिस तरह की जांच चल रही है और एसओजी में जिस तरह का क्रम श्रृंखलाबद्ध पर वो तथ्यों के उनको आधार पर जो बड़ी खुलासा आशा भरी गिरफ्तारी नजरों हुई। से आपकी सरकार की ओर देख रहे हैं वो अपने सरकार ने प्रदेश के कमेटी युवा बना दी हैं, है। मतलब ये बड़ी संख्या में आए थे। चलिए अब मैं जवाब एक करणवीर जी से ले लेता हूं। करणवीर जी, आरपीएससी को लेकर बीजेपी बहुत प्रमुखता से सवाल खड़े करते आई है और उनका यह भी कहना है कि उस वक्त के जो पदाधिकारी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और पूरी तरह से पर्दाफाश करेंगे। आरपीएससी की बात इन्होंने की, मैं इनसे पूछना चाहूंगा रामू राम राय का है कौन, किसने नियुक्त किया था इनको आरपीएससी में, किसके कार्यकाल में ये नियुक्त हुए थे, ये नहीं बताएंगे। ये रामू राम रायका को वसुंधरा राजे की सरकार में आरपीएससी में नियुक्त किया गया, नियुक्त करने वाले भी यही थे। और जब लगातार जब कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक के ऊपर काम किया, लोगों को पकड़ा, जेल भेजा, दर बदर एसओजी का गठन हुआ, इस पर ने काम करना शुरू किया, तो परतें खुलती गई और गिरफ्तारियां होती गई। उन्हीं गिरफ्तारियों के मद्देनजर चलिए कमोबेश सवाल जवाब वही है। अब एक बार फिर से हम एक मिनट, मैं मेरी बात, पेपर लीक को फुटबॉल में बनाते चलिए अब थोड़ा सा आज की चुनाव तारीखों पे भी आ जाते हैं। अब चुनाव तारीखों पे भी आ जाते हैं। करणवीर जी, जैसा कि आपको और विकास जी को और हमारे दर्शकों को भी जानकारी है कि अब आप लोगों को 1 महीने से कम का समय मिला है, चूंकि आपकी पार्टी अभी विपक्ष में है और 13 नवंबर की वो तारीख है जब मतदान होगा इन 7 विधानसभा सीटों पर। शुरुआत में ही हमने भूमिका में बताया था कि कांग्रेस के पास ही ज़्यादा सीटें थी और अपनी सीटों को सेव करना है आपको सत्तारूढ़ दल से, क्योंकि उपचुनाव माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल की ओर ज़्यादा जनता का झुकाव चला जाता है। जी, ये करणवीर जी आप ही से सवाल है।
जी जी जी। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की आवाज को, ये तैयारियां तो चुनाव आयोग ने आज एक तारीख डिक्लेयर की है, तो प्रक्रिया तो अब शुरू होगी, परंतु कांग्रेस पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, इनकी विफलताओं को लगातार मुद्दा बनाया है। इनकी विफलताओं का स्वास्थ्य के अंदर जिस तरह से राजस्थान की को मॉडल स्टेट के रूप में जाना जा रहा था, उसकी व्यवस्थाओं का भत्ता बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन चीजों को तमाम तरह से ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके तमाम तरह की के क्षेत्र तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ले जा रहे हैं। झुंझुनू, दौसा, जहां चुनाव होने वाले, खींवसरी, जितने भी उपचुनाव वाले एरिया, वहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, उनसे वो संवाद करेंगे। संवाद के अंदर बताएंगे कि किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी ने आपको ठगने का काम किया है। ये पार्टी केवल दिल्ली की परिक्रमा तक ही सीमित है। एक तरफ देखिए, आज भी 50 आईएएस के पास एडिशनल चार्ज है राजस्थान के अंदर। शासन प्रशासन तो है कहाँ, ये समझने की बात है। आज ही दौसा के अंदर चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने से पहले कुछ शिक्षकों की, कुछ कार्मिक सदस्य लोगों की तबादला सूची जारी करते हैं, और जैसे ही इनकी किरकिरी होने लगती है उसको वापस ले लेते हैं। तो ये सरकार है, एक सर्कस है, ये राजस्थान की जनता को समझ में नहीं आ रहा है। ये बताने का काम राजस्थान की जनता करेगी, इस सर्कस को निपटाने का काम राजस्थानी जनता करेगी। आने वाले चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी राजस्थान की आम आवाम को विश्वास दिलाना चाहती है एक मजबूत विपक्ष के रूप में। चलिए, दावेदारी अपनी अपनी है। अब विकास जी, किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? प्रत्याशियों की घोषणा तो दोनों पार्टियों को करनी है, लेकिन तैयारी किस हिसाब की है? मैं आपसे इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त मैदान में आम जनता के साथ जुड़े रहते हैं और विचारधारा को आम जन तक पहुंचाते हैं। और जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार किए हैं, हैट्रिक रूप में सरकार चलाते हुए, केंद्र सरकार जो तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, तो उन सब कार्यक्रमों को लगातार देश के विकास भी जो आगे बढ़ रहे हैं, और डबल इंजन की सरकार जो मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा जी लगातार जो कार्य कर रहे हैं, उनको जो आम जनता के बीच में जो योजनाएं पहुंच रही है, तो वहां ये मान के चलें कि वो आम जनता इस बात को महसूस कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य करने के, चाहे वो हरियाणा यमुना जल समझौते का मामला हो, चाहे ईआरसीपी का मामला जो कांग्रेस ने काफी समय से लटका रखा है उसका निस्तारण का मामला हो, सब बड़े तमाम वो प्रकरण जिसको जनता अपनी आशा लेके, जनता को आशा थी, जनता को ये पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वो सभी काम शुरू होंगे, तो वो धरातल पे आने लगे। लेकिन एक धक तो ये भी है ना कि एक उपचुनाव सरकार आने के बावजूद आपका नहीं हुआ, और फिर अच्छे मार्जिन से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव राजस्थान में आपका उस तरह से नहीं हुआ। कांग्रेस को भी अपेक्षाकृत ज़्यादा सीटें मिली, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में चल रही होंगी। और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि आपको कांग्रेस के गढ़ को जीतना है, जहां मौजूदा वक्त में कांग्रेस का, बीएपी का, दूसरी पार्टी का विधायक था, वो सीटें आपको जीतनी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को, लेकिन जैसे हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और जनादेश वहां मिला और जनता की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना, तो आप ये माने कि राजस्थान में भी वो बात है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से किस तरह के मुद्दे कांग्रेस सरकार ने उछाले और किस तरह का एक भ्रम जो पैदा किया कई मुद्दों पे, वो हो सकता है कि एक ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते हुए किसी न किसी तरह से वो हम 11 सीट प्राप्त करने में नाकाम रहे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज भी राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र की सरकार, वो लगातार, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हम चाहे वहां से सीट नहीं जीत पाए हो कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के राजस्थान के हर क्षेत्र में, हर अंचल में लगातार कार्य कर रहे हैं। और जनता ये इस बात को भलीभांति रूप से जानते हैं कि विकास सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, और उस मुद्दे पर जनता जनादेश देगी। और 7 जो सीटें उपचुनाव की, ये बात जरूर है कि वहां पर ऑलरेडी कांग्रेस के विधायक थे और वो सांसद जीत के गए, और वहां पर हमारा कार्यकर्ता मजबूत रूप से, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को आम जन तक पहुंची और उनको आगे और उसका बारे में विस्तार से कर रहे हैं, जिससे ये कि अधिक से अधिक जो है भारी मतों से 7 जो सीट है वहां से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते और जनता की जो सेवाएं उसको 100% रूप से, पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से निष्ठावान रूप से कर पाए। करणवीर जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ठीक है, लोकसभा चुनाव के नतीजों पे आपको अच्छा प्रतिसाद राजस्थान ने दिया था, बड़ा राज्य है और अपेक्षाकृत ज़्यादा सीटें आपको मिली थी और अच्छी टक्कर आपने भाजपा को दी थी। प्लस पॉइंट एक ये भी है कि आपने
चुनाव, एक उपचुनाव भी जीता है भाजपा सरकार बनने के बाद। हालिया बनी थी सरकार, सब यही मान के चल रहे थे कि भाजपा को जीत मिलेगी, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की। तो ये दो कहीं ना कहीं इनिशिएट है आपके साथ में मौजूद। बिल्कुल ये इनिशिएट है, और कांग्रेस पार्टी, मैं मानता हूं कि पिछली सरकार की कुछ चीजों को हाईलाइट करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया, एक झूठा ऑरा बनाया जनता के सामने और जनता को भ्रमित करने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है वो आज बंद होने की कगार पर है। स्कूलों के अंदर आप देख लीजिए, सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन्स के अंदर रिकॉर्ड स्तर पे कमी आई है, शिक्षा के लेवल में भी। और जो दूसरी सेवाएं, चाहे चिकित्सा के रूप में हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, ये तमाम तरह के वेलफेयर के काम थे जो कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही थी, वो सब ढर्रे पे आ चुके हैं। तो ये जनता भी अब समझने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ने दिखाया कुछ, कहा कुछ और करा कुछ। तो ये सब कुछ लेकिन दिल्ली से संचालित होने वाला क्या एक मानसिक दबाव कांग्रेस पर ये रहेगा जी? एक मानसिक दबाव क्या कांग्रेस पे रहेगा कि 4 साल का वक्त है अभी बीजेपी सरकार के पास, तो जनता के मन में कहीं ऐसा हो कि चलिए साहब उपचुनाव का वक्त है, सत्तारूढ़ दल को चुन लेते हैं, हमारे क्षेत्र में विकास कार्य थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। इससे पार पाना कहीं एक चुनौती रहेगी कांग्रेस के लिए। राजस्थान की जनता का शुरू से ही मैंडेट स्पष्टवादी रहा है। अगर उनको किसी सरकार का काम या किसी सरकार की चीजें पसंद नहीं आती तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार जरूर ये साम दाम दंड भेद करके वोटों का ध्रुवीकरण, वर्गीकरण करके हासिल कर लेते हैं, परंतु उपचुनाव के अंदर आप लगातार देखेंगे, जब पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस अपने कमिटमेंट पे हमेशा स्थिर रही है, लोगों को विजिबिलिटी के साथ, लोगों को एक आशा के साथ, उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी को लेती है राजस्थानी जनता। और एक छोटी सी एक बात बता रहा हूं आपको, आशा है जनता के अंदर, उत्साह है, और उस उत्साह का परिणाम ही आपने उत्साह की बात कही। आपके कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं, आपके जमीनी कार्यकर्ता? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है, आशा है, तेज है, बल है, और जीवन के अंदर आशा ही संचालन की शक्ति है। तो वो आशा कांग्रेस के युवाओं के साथ है, और आने वाले समय में राजस्थान की जनता एक बेहतर परिणाम के साथ कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। कांग्रेस पार्टी उनका विपक्ष के रूप में उनकी आवाज को मजबूती के साथ उठाएगी। सोमानी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे बयान सामने आते हैं जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भाई आपकी पार्टी के विधायक, मंत्री ये क्या बयान दे रहे हैं। तो कार्यकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट हैं, एकजुट हैं जमीन पर? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त संतुष्ट रहता है, निष्ठावान रहता है, और पार्टी का सिपाही बन के हर क्षेत्र में अपने कार्य करते हैं। और आप देखें कि संगठन के बहुत महत्वपूर्ण पदों में से ही सत्ता के पद, सत्ता और संगठन साथ साथ काम करते हैं। जब कार्यकर्ता, सत्ता हो और संगठन हो, जब कार्य करने की उनमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो आप ये माने कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे भजनलाल शर्मा जी, वो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये जो कार्यकर्ताओं में से ही जो चुन के जो लोग आते हैं, जो संगठन की और सत्ता के जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को देती है, वो कार्यकर्ता भली भांति रूप से उस कार्यकर्ता के दायित्व को निभाते हैं, और आम जनता के बीच में जाकर आज ये देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में होना, ये एक कार्यकर्ताओं की ही ईमानदारी और निष्ठा है कि इतनी बड़ी पार्टी होने से और लगातार तमाम वो राजनीतिक ऊंचाइयां भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश के माध्यम से छुई है। क्योंकि जनादेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताते हैं और लगातार इस बात को मानते हैं कि जो देश के विकास को अगर भली भांति, राष्ट्र हित को भली भांति रूप से जो कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस भी सरकार में जब आई 5 साल में पिछले क्या हुआ, राजस्थान की जनता भली भांति रूप से जानती है। चाहे वो क्लेम का मामला हो, चाहे कई मामले ऐसे हैं जिनमें सरकार पूर्णतया फेल हुई। तो अब वो कैसी भी, अब रही बात, देखो आप ये एक बात कहना चाह रहे थे, हमारे साथी करणवीर जी कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, टिकट का उत्साह है। उत्साह की बात तो हमने जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब राजसमंद सीट से इनके प्रत्याशी ने टिकट लेने से मना कर दिया था। इनके पूर्व जो परिवहन मंत्री, जो इनके कांग्रेस के नेता है, सोमानी जी, बांसवाड़ा से किसने चुनाव लड़ा था?
भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए क्या मैं आपके पास आपसे प्रत्याशी था? क्या आपके पास प्रत्याशी था? देखो प्रत्याशी, एक तो प्रत्याशी होना, जिस तरह का उत्साह जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नहीं था, लोग चुनाव लड़ने के लिए तत्पर नहीं थे। संगठन की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी शक्ति केंद्र की बात करती है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या वो बांसवाड़ा के अंदर था? महेंद्रजीत सिंह मालविया, कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी उनको 5 साल कहती है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, और कुछ समय बाद उनको टिकट देकर अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाती है। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति जनता भली भांति जानती है। आपका चाल चरित्र चेहरा, हाँ बिल्कुल, उसको पार्टी, सब, हाँ जो पार्टी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं तो पार्टी में आने के लिए तो वो आपकी कहीं आपकी पार्टी में आते ही भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन, नहीं, वो ऐसी अपनी वॉशिंग बात को मशीन लगा महेंद्रजीत दी मालवीय ने आपने। खुद इस बात को नहीं, कह चुके हैं कि कांग्रेस के समय में हमारे बांसवाड़ा में वो विकास नहीं हुआ जो विकास में करना चाहता था। आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार बांसवाड़ा में उन तमाम उन चीजों को जो कांग्रेस सरकार इतने समय रहने के बाद पूरी नहीं कर पाई, पूरा करने का क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि जो आरोप आप महेंद्रजीत सिंह मालविया पर ईआरसीपी के मामले में जल शक्ति मंत्री लगाया करते थे, जल संसाधन के मामले में, क्या आज भारतीय जनता पार्टी उस स्टैंड पे कायम है? क्या आज भी उनके ऊपर, उनके मंत्री रहते हैं, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या उनको आप मानते हैं, उनको प्रत्याशी मानते हैं, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन में आने के बाद में पाक साफ हो चुके हैं? चलिए, तो ये बात अपनी अपनी बात है। क्या इसका कुछ जवाब सोमानी जी देना चाह रहे हैं क्या? सोमानी जी, स्पष्ट रूप से देखिए, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त या भ्रष्टाचार का बचाव करने का सहयोग करेगा, वो किसी भी हालत में उनके बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर मान लो किसी के आरोप, देखो सुनिए, राजनीतिक आरोप लगाना, राजनीतिक कार्य करना और राजनीतिक शैली से करना एक अलग विषय है। जबकि आप देखेंगे तमाम इनके बड़े नेता, चाहे वो लालजीत कटारिया जी ले लें, चाहे ज्योति खंडेलवाल जी ले लें, मैं एक लंबी लाइन बताऊंगा कि जो कांग्रेस में रहते हुए, अरे मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं तो बड़े बड़े जो आपके कैबिनेट में मंत्री रहे उनके जुबा से, और जो एसीडी के चीफ रहे बीएल सोनी, हम किस किस की बात करेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब की ओयूटी लोकेश शर्मा जी की बात करेंगे। तमाम कांग्रेस में जहां जहां भी कम जो महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं तो कई गाय बगाए, चाहे केंद्र सरकार हो जी, या राजस्थान सरकार। क्या महेंद्रजीत सिंह मालविया 84 से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो पाक साफ है? क्या उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो आपने वापस ले लिए? मैं आपको एक बात कहूं, कोई राजनीतिक पार्टी इस प्रकार के क्लीन चिट या किसी प्रकार का न्याय और अन्याय के लाइसेंस देने की पार्टी नहीं है। पार्टी ये बात जरूर है कि आरोप प्रत्यारोप, जो हम ये किसी को ये भी नहीं कह सकते कि पूरे साहब है, किसी को आप कोई कहने की अपन पार्टी इस बात का निर्णय लेने की नैतिकता नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे कई बड़े कांग्रेस के नेताओं ने अपनी बात को व्यक्त किया है, और कांग्रेस की जो एक लोकतांत्रिक जो आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो चुका है, सबके सामने। और वर्तमान में भी कि कांग्रेस, हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाए, बजाय बार बार पर्ची सरकार कह के इन चीजों को उठाने के बजाय, क्योंकि आम जनता के बीच में लोकतंत्र भारत का मजबूत है, और लोकतंत्र जनादेश के आधार पर सरकारें काम करती है, और लगातार जनादेश भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में अपनी सहमति जता रहे। चलिए करणवीर जी बोलिए। पर्ची सरकार इसलिए कहा जाता है, अभी कुछ दिनों पहले आपने ट्रांसफर किए, फिर वो ट्रांसफर निरस्त कर दिए। 497 आपने उन्होंने पार्षद नियुक्त किए, वो पर्ची भी आपने कुछ 2 दिन बाद वापस ले ली। आज फिर वही वाक्य हुआ, एक पर्ची इन्होंने निकाली, चाहे दिल्ली से आई थी या मुख्यमंत्री के आवास से आई थी, कि 2 साल के कुछ शिक्षा विभाग कार्मिकों का ट्रांसफर करना है। कुछ ही घंटों बाद थोड़ी सी किरकिरी होते ही वो वापस ले ली। तो जब लगातार आप यूटर्न लेंगे, राजस्थान को सर्कस की तरह चलाने की कोशिश करेंगे, तो आप पर पर्ची सरकार के आरोप भी लगेंगे। पर्ची सरकार की तरह काम करने की कार्यशैली, उसको भी परिभाषित किया जाएगा। ठीक है सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा विकास जी का, करणवीर जी का। आप दोनों महानुभाव हमारे साथ बड़ी बहस में, प्राइम टाइम डिबेट में साथ हुए। हम बात कर रहे थे आगामी वक्त में होने वाले 7 विधानसभा उपचुनाव की, जिसकी शुरुआत में हमने आपको पूरी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से बताई कि किस प्रकार से मौजूदा वक्त में 4 सीटें कांग्रेस के पास, 1 सीट भाजपा, 2 सीट अन्य पार्टी बीएपी और 1 अन्य पार्टी। तो देखिए, ये 7 सीटों का अगर ग्राफ समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी 1 सीट पे प्लस करके जितनी सीटें जीतेगी, ये उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने इस तमाम सीटों को कैसे बचाएगी, मौजूदा वक्त में कैसे यथावत रखेगी, ये हम देखेंगे। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही।